नमस्कार। भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधनों की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ भूगोल की पाठ्यपुस्तकों को आधार बनाकर बात करेंगे। हमारा मकसद है भारत की जो जमीनी दौलत है और जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको थोड़ा गहराई से समझना। हाँ, मतलब ये कहाँ मिलते हैं, क्यों इतने जरूरी हैं और क्या चुनौतियां जुड़ी हैं इनसे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कमाल की बात मैंने पढ़ी कि भारत की धरती का जो भूविज्ञान है उसका इतिहास वही तय करता है कि हमें कौन से खजाने मिलेंगे। जैसे ये धारवाड़ चट्टानें, सुना ही ये तो असल खजाना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत ही पेचीदा और विविध है। यहाँ अरबों साल पुरानी प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से लेकर एकदम नई बनी जमीन तक सब कुछ है। अच्छा। और हाँ, खनिजों के लिए धारवाड़ और कुडप्पा सिस्टम की चट्टानें खास हैं। धारवाड़ चट्टानें जो आपको कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलेंगी, वो आर्थिक नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरानी है और इनमें लोहा, मैंगनीज, सोना, तांबा जैसे धात्विक खनिज भरपूर मिलते हैं। कुडप्पा चट्टानों में भी हैं खनिज, पर धारवाड़ जितनी मात्रा में नहीं। और विंध्यन और गोंडवाना, उनका क्या है? देखिए, विंध्यन चट्टानें ज्यादातर इमारती पत्थर देते हैं, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब। और गोंडवाना, वो तो भारत का कोयला भंडार है। देश का लगभग सारा कोयला, करीब 98%, इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। कमाल है। मतलब अलग अलग पत्थर, अलग अलग खजाना। चलिए अब सीधे खनिजों पर आते हैं। पहले तो ये कि खनिज आखिर होते क्या हैं और उद्योगों के लिए इतने अहम क्यों हैं? खनिज, आप देखिए, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ है। इनकी एक तय रासायनिक बनावट होती है और ये अहम इसलिए हैं क्योंकि ये उद्योगों के लिए कच्चा माल है। इनके बिना कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो फिर बात करते हैं लौह अयस्क की। कहते हैं ये उद्योगों की रीढ़ है। ये कहाँ है भारत में? और वो बेलाडीला से जापान वाली क्या कहानी है? हाँ, लौह अयस्क तो समझिए बुनियाद है। स्टील इसी से बनता है। भारत में ये कई जगह है। ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, यहाँ बढ़िया हेमेटाइट अयस्क मिलता है। हेमेटाइट मतलब अच्छी क्वालिटी वाला? हाँ, ये लोहे का ऑक्साइड है। इससे स्टील बनाना आसान होता है। छत्तीसगढ़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर दुर्ग और बस्तर जिले। बस्तर में ही बेलाडीला खदानें हैं। हाँ, अच्छा, वही बेलाडीला। हाँ, यहाँ का लोहा इतना अच्छा है कि इसे सीधे जापान जैसे देशों को निर्यात किया जाता है, उनके स्टील प्लांट के लिए। फिर झारखंड है, कर्नाटक है। कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, ये सब मशहूर हैं। तो लोहा तो हो गया भारी उद्योगों का आधार। अब बॉक्साइट की बात करें। एल्यूमिनियम का स्रोत है ये, हवाई जहाज जैसी चीजों के लिए जरूरी। बिल्कुल। बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम हल्का और मजबूत होता है, इसलिए हवाई जहाज, गाड़ियां, बिजली के तार, बर्तन, सब में काम आता है। ये कहाँ मिलता है ज्यादा? इसमें भी उड़ीसा आगे है। फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, इन राज्यों में इसके अच्छे भंडार हैं। और एक बात है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में बिजली बहुत लगती है। सस्ती और लगातार बिजली चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम प्लांट अक्सर बिजली घरों के पास ही होते हैं। अच्छा, ये तो एक तरह का कनेक्शन हो गया। स्रोतों में मैंगनीज, सीसा, जस्ता, निकिल, टंगस्टन का भी जिक्र था। अरावली पहाड़ियों का क्या रोल है इनमें? और वो डेगाना राजस्थान वाला? हाँ, अरावली की पुरानी चट्टानों में सीसा, जस्ता, तांबा, ये सब मिलते हैं। और टंगस्टन के लिए राजस्थान का डेगाना, जो जोधपुर के पास है, वो वाकई भारत की मुख्य जगह है। टंगस्टन किस काम आता है, बल्ब के फिलामेंट के अलावा? फिलामेंट के अलावा इसकी मजबूती के कारण इसे खास तरह की स्टील, औजारों और बख्तरबंद प्लेटें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैंगनीज भी स्टील को मजबूती देता है। सीसा और जस्ता तो अक्सर साथ ही मिलते हैं, गैलेना और स्फेलेराइट अयस्कों के रूप में। बैटरी, पेंट, गैल्वेनाइजिंग में इनका उपयोग होता है। निकल भी स्टेनलेस स्टील और ऐसी ही मजबूत चीजें बनाने में काम आता है। ठीक है, ये तो हो गई धातुएं। अब अधात्विक खनिजों को देखें। अभ्रक यानी माइका का नाम बहुत सुना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और भारत इसका निर्यात भी करता है। हाँ, अभ्रक की खासियत है कि ये बिजली का कुचालक है, इंसुलेटर, और गर्मी भी सह लेता है। इसीलिए बिजली के उपकरणों जैसे प्रेस, टोस्टर में लगता है।
पेंट, रबर, इंसुलेटिंग ईंटों में भी काम आता है। भारत दुनिया के बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक रहा है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, इन देशों को हम भेजते हैं। और डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, पाइराइट का भी जिक्र था। डोलोमाइट एक तरह का चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम होता है। ये लौह इस्पात उद्योग में फ्लक्स का काम करता है, मतलब अशुद्धियां हटाने में मदद करता है। उर्वरक और कांच में भी इस्तेमाल होता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड मुख्य राज्य हैं। अच्छा। मैग्नेसाइट से खासकर वो ईंटें बनती हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान झेल सकती हैं, जैसे स्टील की भट्टियों की अंदरूनी परत। इन्हें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहते हैं। सीमेंट, कागज उद्योग में भी काम आता है। तमिलनाडु का सेलम जिला इसके लिए मशहूर है। और पाइराइट? पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, असल में लोहे का सल्फाइड है। इससे गंधक यानी सल्फर निकालते हैं जो खाद और रसायन बनाने में काम आता है। चलिए खनिजों से अब ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। पारंपरिक स्रोतों से शुरू करते हैं। कोयला, इसका वो गोंडवाना कनेक्शन क्या था, फिर से बताएं। जैसा शुरू में कहा था, भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों से आता है। जी। ये तब बना जब प्रायद्वीपीय भारत में घने जंगल थे जो दब गए। ये ज्यादातर नदी घाटियों में मिलता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, ये अच्छी क्वालिटी का बिटुमिनस कोयला होता है। मतलब बिजली बनाने और उद्योगों के लिए सबसे सही। बिल्कुल, पावर हाउस फ्यूल कह सकते हैं। बाकी 2% कोयला टर्शरी काल का है, नया है। असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये ज्यादातर लिग्नाइट होता है, क्वालिटी थोड़ी कम, पर स्थानीय जरूरतें पूरी करता है। और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? झारखंड? हाँ, भंडार के मामले में झारखंड नंबर 1 है, करीब 38%। जी। झरिया इलाका खास है, जहां देश का सारा प्राइम कोकिंग कोल मिलता है, जो स्टील के लिए जरूरी है। बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह भी बड़े क्षेत्र हैं। लेकिन उत्पादन में आपने कहा था ओडिशा आगे हैं। हाँ, आजकल उत्पादन में ओडिशा आगे है। वहाँ तालचर, रामपुर, हिमगिर प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आते हैं। तो भंडार होना और उसे निकालना, ये 2 अलग बातें हैं। समझ गया। कोयले के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अक्सर साथ ही मिलते हैं। और मुंबई हाई तो बहुत ही मशहूर नाम है। हाँ, ज्यादातर तेल के कुओं से गैस भी निकलती है। भारत में 3 मुख्य इलाके हैं। सबसे पुराना असम, डिगबोई, नहरकटिया, फिर गुजरात, अंकलेश्वर, खंभात, और तीसरा और सबसे बड़ा है मुंबई हाई, समुद्र में मुंबई तट से कुछ दूर। ये अपतटीय क्षेत्र है। भारत के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। बिल्कुल। और जो प्राकृतिक गैस साथ निकलती है, वो भी अब बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। इससे बिजली बनती है, सीएनजी चलती है, प्लास्टिक और खाद के लिए कच्चा माल मिलता है। इन्हें पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें बहुत जरूरी होंगी। हाँ बिल्कुल, पाइपलाइनों का जाल है। एक बड़ी पाइपलाइन असम से कानपुर तक तेल लाती है। गैस के लिए सबसे जानी मानी है HVJ पाइपलाइन, हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। ये पश्चिमी तट से गैस उत्तर भारत तक पहुंचाती है, जिससे कई उद्योग और बिजली घर चलते हैं। मथुरा, पानीपत रिफाइनरियां भी इससे जुड़ी हैं। अब आते हैं पानी की ताकत पर। जल विद्युत, दामोदर घाटी निगम, DVC का नाम तो बहुत पुराना है। हाँ, DVC आज़ादी के बाद की शुरुआती बड़ी परियोजनाओं में से एक थी। दामोदर नदी की बाढ़ रोकने, सिंचाई और बिजली के लिए। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तरह तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत हिल जैसे बांध बने। और नर्मदा परियोजना, वो तो बहुत ही बड़ी लगती है। नर्मदा घाटी परियोजना वाकई बहुत विशाल है। नर्मदा पर 30 बड़े, 135 मझोले और करीब 3000 छोटे बांध बनाने की योजना। मकसद है गुजरात, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान तक पानी और बिजली पहुंचाना। हालांकि इसके साथ विस्थापन और पर्यावरण के मुद्दे भी जुड़े रहे हैं। चंबल घाटी परियोजना का भी जिक्र है। हाँ, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझा परियोजना है। चंबल नदी पर 3 बांध हैं, गांधी सागर MP, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान। इनसे भी सिंचाई और बिजली मिलती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की नदियां जो छोटी और तेज हैं, उनमें झरने बहुत हैं। उनसे भी बिजली बनाने की अच्छी संभावना है। ठीक है, पारंपरिक स्रोत तो हो गए। अब भविष्य की ओर देखें। नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा में तो भारत काफी आगे है। हाँ, पवन ऊर्जा में अच्छी प्रगति हुई है। शुरुआत 80 के दशक में हुई, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के तटों पर। आज भारत स्थापित क्षमता में दुनिया में 4थे नंबर पर है। वाह,
कौन से राज्य आगे हैं इसमें? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भारत की लंबी तटरेखा का इसमें बड़ा योगदान है, जहां हवा तेज चलती है। और सौर ऊर्जा? भारत जैसे धूप वाले देश के लिए तो ये बहुत बड़ी संभावना है। ये फोटोवोल्टाइक पीवी और केंद्रित सौर ऊर्जा सीएसपी में क्या फर्क है? सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। पीवी सेल सीधे धूप को बिजली में बदलते हैं, जो छतों पर दिखते हैं। सीएसपी में शीशों से धूप को एक जगह केंद्रित करके गर्मी पैदा करते हैं, जिससे भाप बनती है और टरबाइन घूमती है। अच्छा। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी चलाया है। गुजरात इसमें काफी आगे है। राजस्थान भी बहुत अनुकूल है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, धूप तेज और जमीन काफी। और वो सांबर झील के पास कोई बड़ा प्लांट? हाँ बिल्कुल, सांभर झील के पास 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये बहुत बड़ा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बड़े सोलर पार्क हैं। और आखिर में परमाणु ऊर्जा, शक्तिशाली पर विवादित भी। फायदे नुकसान क्या हैं संक्षेप में? देखिए, फायदे हैं कि ये चलते समय प्रदूषण नहीं करती, मतलब कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। कम ईंधन में ज्यादा और लगातार बिजली मिलती है। लेकिन नुकसान भी बड़े हैं। रेडियोधर्मी कचरा सबसे बड़ी समस्या है, दुर्घटना का खतरा रहता है, और ये बहुत महंगी तकनीक है। भारत में मुख्य प्लांट कहाँ है? तारापुर सबसे पुराना है ना? हाँ, तारापुर, महाराष्ट्र 1969 में शुरू हुआ था, पहला था। इसके अलावा रावतभाटा, राजस्थान, कलपक्कम, तमिलनाडु, नरोरा, यूपी, काकरापार, गुजरात, कैगा, कर्नाटक और कुडनकुलन, तमिलनाडु में है। भारत का एक 3 चरणीय कार्यक्रम भी है, जिसका लक्ष्य भविष्य में थोरियम का इस्तेमाल करना है, जो भारत में यूरेनियम से ज्यादा है, पर वो तकनीक अभी विकसित हो रही है। वाह! तो हमने भारत की जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक खनिजों और ऊर्जा का एक पूरा चक्कर लगा लिया। ये तो साफ है कि भारत में संसाधनों की काफी विविधता है और ऊर्जा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भूविज्ञान और संसाधन का रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कितने टिकाऊ तरीके से करते हैं। आर्थिक जरूरतें और पर्यावरण, इनके बीच संतुलन साधना होगा। कोयला, पेट्रोलियम सीमित है, प्रदूषण करते हैं, इसलिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत में संसाधन हर जगह बराबर नहीं है और ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि विकास का फायदा सभी इलाकों तक पहुंचे और ये विकास पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ भी हो? क्या अनोखी रणनीतियां हो सकती हैं? सोचिएगा जरूर।